इनकी जो आसानी होती है वो अवाम की तकलीफ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ लगा के इस खानदान को हमारे पे जो मुसल्लत किया गया है उसके नतीजे आप सारे देख रहे हैं कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। वो बनी इसराइल एक जमाने तक चक्की में पिसते रहे, आखिर वो उनके लिए भी तो अल्लाह ने निजात दहिंदा भेज दिया था ना। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ये फिरौन से भी आगे चले जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसकी एक वायलेशन हुई है, बड़ी सीरियस वायलेशन हुई है। ये होती रहती है। आपने वाटरगेट का नहीं देखा, आपने पाकिस्तान एम्बेसी नहीं देखी कि वो किस तरह वहां भी ईव्सड्रॉपिंग लगाए हुए थे। आपने हर चीज देखी है। इमरान खान साहब ने पीएम ऑफिस में बुला के पहली दफा किसानों के साथ मीटिंग्स की थी और आपने देखा है कि उस वक्त किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात बरमला कही कि हमें किसी ने तो इज्जत दी है। उसके बाद हमने सब्सिडी दी, 50% हमने बिल्स जो है उन पे सब्सिडी दे दी थी किसानों को, खाद पे हमने उनके लिए सपोर्ट की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत इमरान खान पर आए दिन एक नए केस की तैयारी कर रही होती है। इसके लिए हुकूमती एजेंसीज, हुकूमती इदारे जो हैं वो बरसरे पैकार नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर केस में इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसी को बिल्कुल उलट करके देखा जाए कि वो केस जो शरीफ ख़ानदान पर या हुकूमत में शामिल जमातों पर थे, उन केसेस में उनको बरी कैसे किया गया। थोड़ा सादा सा मामला है। आज मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त के हवाले से जब समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने यह वफाकी हुकूमत से पूछा कि आपको इस पर कोई एतराज़ है। नैब और वफाकी हुकूमत के जानिब से जवाब बताया गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब हुकूमत यानी कि जो इस वक्त केस करने वाले हैं उनको किसी केस पर एतराज़ नहीं है, तो फिर अदालतें भी फैसला उसी हवाले से देंगी जिस किस्म की चीज़ें सामने लाई जाएंगी। तो मरियम नवाज साहिबा के लिए आसानी पैदा हो गई, इसहाक डार साहब के लिए आसानी पैदा हो गई, शमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी आसानी, और उम्मीद तवक्को की जा रही है कि अगले आने वाले वक्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नैब तरामीम की आड़ में पाकिस्तान आ जाएंगे और उनको भी हीरो बनाकर पेश कर दिया जाएगा। अब इसी चीज़ को सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि दोनों जानिब, एक तरफ हुकूमत के अंदर 11, 12, 14 जमातें और दूसरी तरफ इमरान खान की जमात, दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाए और पाकिस्तान में 100 नहीं लेकिन 80 to 90% इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा दिया जाए, तो क्या ये 14 जमातें इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मुश्तरका इलेक्शन खड़े होकर भी क्या जीत पाएंगी? यकीनी तौर पर मुमकिन नहीं है। इसलिए इमरान खान पर केसेस बनाकर या नाअहल करके या सज़ा दिलवा के इस चीज़ से अलग किया जाएगा तो हम जीत पाएंगे। ये है इस हुकूमत का पूरा प्लान। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का। पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है, पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कमल शोज़ब साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मामला ये है कि इस वक्त कमल शोज़ब साहबा कि इमरान खान साहब आज उनकी भी तौहीन अदालत से बरी होगी। वो कह रहे जी 1-1 बराबर हो गए। मरियम साहिबा के पासपोर्ट के लिए हुकूमत ने अगर कोई एतराज़ नहीं किया है तो इधर जो है वो अदालत ने उन्हें तौहीन अदालत से बरी कर दिया है, लेकिन आपके लिए उन्होंने और केसेस तैयार कर लिए हैं। तो जहाँ उनको मिल रहा है इंसाफ, वो कहते हैं आपको भी मिल रहा है, बराबर हो गया काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान ने तो कुछ नहीं करके तो केस भुगते हैं। ये तो मुजरिमा थी, एवनफील्ड अपार्टमेंट की बेनिफिशरी उनकी मालिकन है। फिर उसके बाद 7 साल इन्होंने इनको सजा मिली हुई थी, और अभी आपका मैं इंट्रोडक्शन सुन रही थी कि उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। तो इनकी जो आसानी होती है वो अवाम की तकलीफ है। पूरे पाकिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ लगा के इस खानदान को हमारे पे जो मुसल्लत किया गया है उसके नतीजे आप सारे देख रहे हैं कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। मईशत किधर खड़ी है। हमारे फॉरेन रिजर्व 8 अरब से भी नीचे जाने शुरू हो गए हैं, $8 बिलियन से। उसके बाद आपका डॉलर, जो हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात इमरान खान साहब को कहते थे कि अगर डॉलर बढ़ा तो हमारा हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, आज वो बड़े खामोश हैं, कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। 250 रुपए का $1 भी मार्केट में मिल नहीं रहा। रेट जो मर्जी है बताते रहे।
तो ये सारी बातें, और जो अदालत से रिलीफ की बात आप कर रहे हैं, जब ये इस तरह ही है कि एक बड़ी देर हजम कर ली जाए और उसके बदले में आइसक्रीम के एक कप, को इमरान खान का और मरियम का कोई मुकाबला है ही नहीं। मरियम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड झूठ से शुरू होता है, झूठ पे खत्म होता है। मरियम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चोरियों से शुरू होता है, डाकों पे खत्म होता है। खान साहब ने तो कभी ऐसे काम किए नहीं। ये और बात है कि अब कभी साइफर का ड्रामा बनाया जाता है, पहले मानती नहीं थी कि साइफर है या नहीं, या पूरी हुकूमत उनमें घबराहट का शिकार है। कभी ये ऑडियो लीक्स का तमाशा ले आते हैं, कभी कोई। मुझे समझ नहीं आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ये हुकूमती चंद लोग बैठे हुए, सारे मुजरिम हैं, बेलों पे रिहा हुए हैं, 75% जो इनकी कैबिनेट है, वो क्या अवाम के बारे में भी कभी कुछ सोच रही होती है, या सिर्फ और सिर्फ साजिशें करनी है कि अब इमरान खान को इधर से बच गया तो आप कैसे फंसाएं। तो इनके लिए आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक सिर्फ बात आखिरी कहूंगी कि इमरान खान को बचाने वाली जात अल्लाह की है, क्योंकि उनकी नीयत ठीक है, उन्होंने कोई 2 नंबरी की नहीं है। लेकिन इस अवाम पे मेहरबानी करें, इस पर रहम कर दें। 22 करोड़ के जो मुल्क को इन्होंने एक तमाशा बना दिया। और ये जो कहती थी कि मेरे हाथ में भी जोड़ेंगे और ट्रे में रख के भी देंगे, तो मैं कहूंगी कि जाओ भाग जाओ। वो पता नहीं अब इसने हाथ पांव किस किस के जोड़े हैं और क्या क्या पॉलिश किया है, तो जिसके बाद ये पासपोर्ट इनको मिल गया। सही। अच्छा, मैं जो आपने एक बात की कि वजीर आजम हाउस में बैसियत सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब, जब हम ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस हो, हुकूमती कोई भी ऐसा इदारा जहाँ पर अवामी मामलात के हवाले से गुफ्तगू, तो मीर साहब वहाँ पर एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, महंगाई है बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ों का बोझ है वो आए दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ बाकायदा मीटिंग्स इस पर हो रही हैं कि नया एक केस कैसा बनाया जाए, साइफर के हवाले से या 2000 बोतलें चोरी करने के हवाले से या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हवाले से वो कैसे हो, उस पर FIA को तहकीकात का टास्क दिया जाए, मंजूरियाँ वहाँ हों। ये काम करना है हुकूमत ने कि इमरान खान के खिलाफ, या बाकी 22 करोड़ अवाम है उसके लिए कुछ किया जाए? क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। नंबर 1, ये जो लीक हुआ है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑगस्ट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। इसमें बड़े बड़े लोग आए हैं, गए हैं, और अगर यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच होती है और ईव्स ड्रॉपिंग होती है तो आपने इस चीज को पहले पकड़ना है। जो बातें होती हैं, इमरान अपनी बात करेंगे, शहबाज अपनी बात करेंगे, बीबी और एनीबडी एल्स वो अपनी बात करती रही होंगी। क्वेश्चन इज कि अगर कोई बात निकलती है, क्या ये पॉलिटिकल एडवेंचर से करना है, क्या आपने इसको एक एक्सप्लॉइट करना है? ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। वो कल इमरान की भी निकाल देंगे, कल फिर किसी और की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी निकल आएगी। तो बात यह है कि हमने इस चीज को नहीं देखना, हमने इंटेंट को देखना है। इंटेंट जो है बड़ी डेंजरस है। ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी एक वायलेशन हुई है, बड़ी सीरियस वायलेशन हुई है। ये होती रहती है। आपने वाटरगेट का नहीं देखा, आपने पाकिस्तान एम्बेसी में नहीं देखी कि वो किस तरह वहां भी ईव्स ड्रॉपिंग लगाए हुए थे। आपने हर चीज देखी है ये। सो मैं ये समझता हूं कि आपने सारी जो चीज है इसको मद्देनजर रखना है। लेकिन इस पे पॉलिटिक्स कोई खेले, ये पॉलिटिक्स का मैदान नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स का मैदान नहीं है। प्राइवेटली हर बंदा कोई अपनी एक कॉन्वर्सेशन कर जाता है, कोई मजाक में करता है, कोई एक नॉन सीरियस एटीट्यूड में करता है। अब आप उसको ला के तो आप वो कहते हैं ना, वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। तो मैं समझता हूँ कि उस पर नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज है, मैं समझता हूँ कि इसको अवॉइड करना चाहिए। आप ज्यादा अगर आपने कंसंट्रेट करना है तो मैं अपोजिशन को भी कहूंगा, खुदा के लिए कल इमरान आएगा तो कल उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, कि उसकी बातें रिकॉर्ड होकर बाहर आती रहेंगी। सो हमने इसको इस नजरिए से देखना है, इसमें पॉलिटिकल गेम्समैनशिप नहीं करनी। अगर आप करेंगे, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर क्या कहेगा, वो यार इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं तो मैं बिजनेस क्या करूंगा पाकिस्तान के अंदर। आपने इंटरनेशनल परसेप्शन से देखना है, परसेप्शंस को ठीक। और ये एक बहुत बड़ा सीरियस, मैं समझता हूँ एक ब्रीच हुई है, और इस ब्रीच को आपने कंप्लीटली मिलके इसकी करनी है आपने। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अजहर सिद्दीक साहब, आज जब मरियम नवाज साहिबा का मामला हुआ है, अदालत में था सारी चीज़ें, लेकिन एक दिलचस्प जुमला बैसे थे एक तालिब इल्म, मुझे आप बताइए, माहिर कानून है ये, जब उन्होंने वफाकी हुकूमत से सवाल किया कि उनको कोई एतराज़ है, तो उन्होंने कहा हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज़ नहीं है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब का ये बयान था कि जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल यानी कि हुकूमती नुमाइंदा हो या नैब हो वो एतराज़ ही ना करे
तो फिर तो अदालत तो वही करेगी ना। जब मैंने अगर किसी के कत्ल में मुलव्विस हूँ तो मेरे और आपकी सुलह हो गई है, तो फिर अदालत ने कहना कि इधर ही सुलह हो गई है तो फिर मामलात क्या किया जाए। तो ये जो कहा जा रहा है हक और इंसाफ की फतह हो गई है, ये हक की फतह है या हुकूमत ने और इदारों ने घुटने टेके हैं नैब जैसों ने? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो आपको याद होगा ये तारीख थोड़ी सी पुरानी है। आपको यानी कैसे हम आपको तारीख में मैं ले जाऊं, हुदैबिया का केस था, हुदैबिया का केस चलता रहा और वो नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर मुल्क से बाद वापस आए पाकिस्तान में, फिर बेंच तश्कील दिया गया, बेंच ने उसको अपना एडजर्न कर दिया। एडजर्न करने के बाद क्या हुआ कि इनका अपना एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये मैं रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूँ आपको, वो बाकायदा पेश हुए और उन्होंने कहा उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये मैं उस वक्त भी बता रहा हूँ, मैं री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये मैं रिकॉर्ड की चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि जिसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अब आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हुए हैं। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ नैब तो चेयरमैन नैब तो इन्होंने खुद लगाया, चेयरमैन नैब को लगाने वाले ये खुद है। अब यहाँ से समझ सकते हैं ना कि यहाँ क्या करना चाहते हैं। चेयरमैन नैब इन्होंने खुद लगाया, फिर अटॉर्नी जनरल दफ्तर सारा उनका दफ्तर बैठा हुआ है, अटॉर्नी जनरल दफ्तर में बैठे हुए हैं अशतर साहब या बाकी उनके कुलीग बैठे हुए हैं सारा, तो वो तो सारा हुकूमत कंट्रोल कर। यानी मैंने तो इस बारे में ये कहा कि नैब, हुकूमत और मुद्दई एक पेज के ऊपर। और इसमें जो सबसे बड़ी मजेदार बात है ना, वो जरा समझने वाली बात है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के जब उनसे पूछा कि आपको कोई एतराज़ है, उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं। इस पर जवाब दिया जब आपके अपने आ जाएं तो लेट जाते हैं, जब मुखालिफ हों तो जमीन आसमान एक कर देते। यहीं से आप अंदाजा लगाए ना। और ये बड़ी तकलीफदेह बात है, बड़ी दिक्कत है, और बंदा इंसान समझ सकता है कि ये हालात और वाक़यात किस सिमत पे चल रहे हैं, किस डगर पे चल रहे हैं। और इस तरह अगर ये चलता रहेगा निज़ाम, तो फिर तो आप इस निज़ाम पे अब थू ही कर सकते हैं। इस निज़ाम के मुताबिक तो आपके पास जवाब कोई नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अगर लेकर जाना भी है तो ये चीज़ें ये एस्टेब्लिश ये कर रही हैं कि यहाँ आप हुकूमत वक्त में हो, अब जो मर्जी कर लें, जो फ़ायदे लेने हैं वो ले लें, और हो यही रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि इस वाले मामले पे सीरियस कोई होगा। अजहर साहब, तो फिर ऐसे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस तशरीफ ला सकते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी जब नैब कहेगा जी कि ये केस ही नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं पीछे, और वही सज़ा के हवाले से दोबारा से उस पर चीज़ें जाएँ, तो फिर वो भी ख़त्म हो सकता है ना। कोई ऐसे रास्ते तो होंगे कानून में। देखें फिर तो सब कुछ ही हो सकता है। फिर तो आप दरवाजे ही बंद कर दें, आप दफ्तर बंद कर दें सारे। असूली तौर पर तो देखें आपने बुनियादी इदारे ही बंद कर देना। जहां आपने नैब के कानून में तब्दीलियां करके नैब का कानून खत्म कर दिया, ECL से निकाल दिया, ये तो एक बहाना था कि अदालत में भी हियरिंग करने की क्या जरूरत है, घर बैठ के ये फैसला कर लेते। और इसमें किसकी फतह हुई है? इसमें आपके करप्ट निज़ाम की एक फतह हुई है। आपके यहाँ धौंस धांधली और ताकतवर लोगों को फायदा देने के निज़ाम की धांधली हुई है। अगर देखा जाए तो और क्या रह गया यहाँ पर? यार नथिंग, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ माजरत के साथ ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि निज़ाम किस जगह पे चल रहा है। सही। अच्छा पीजे मीर साहब, आपसे एक चीज़ ही यहाँ पे फिर मैं कमल शुज़ैब साहिबा के पास भी जाते हैं, हमारा उनसे रब्ता भी होता है। एक चीज़ मैं मीर साहब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये जो नैब के मामलात हैं मीर साहब, ये अगर इस तरह से हो गए हैं तो कल को कोई PTI में हो, कोई नून, कोई पीपल्स पार्टी या JUI जिधर भी हो, वो तो कुछ भी कर जाए तो आप जैसे हम जैसे लोग जो हैं वो कहते रहे, खबर पढ़ते रहें, बताते रहें, वो कर जाएं, कल को चेंज हो और वो आराम से आसानी से वो चीज़ों में निकल जाएं कि उनके कोई ट्रायल, कोई चीज़ें ना हो। जुर्म साबित होना ना होना बात की बात है, लेकिन वो तो हर चीज़ से निकल के बाहर आ जाएंगे और ये कहा जाएगा कि उनके खिलाफ फ़लाँ हुकूमत ने, फ़लाँ शख्स ने ये सियासी बुनियादों पर केस लड़ा है और सियासी बुनियादों पर मामला चली है, तो फिर तो हर कानून बंद ही हो जाएगा ताकतवर का। देखिए, ये अजहर सिद्दीक साहब इसकी नंबर बता देते हैं। सबसे पहले जब आप अपने जस्टिस सिस्टम को एवेल्युएट करते हो तो इंटरनेशनल एवेल्युएशन है, तो उसमें मेरा ख्याल 137 पे है हम, समवेयर अराउंड देयर। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका जस्टिस सिस्टम इस लेवल पे है तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने ये केस गलत बनाए हैं, देर आपने लटकाए रखा, व्हाई डिड यू डू, तो ये जो I think this needs to be, क्या करते हैं आप केस बना देते हैं, फिर आप थोड़ी देर के बाद उसके केसेस खत्म कर देते हैं। कोई भी हो, मैं मरियम की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आपने यही अपना मोटिव बनाए रखना है तो that means there is a serious failing in our judicial system. There is a serious question mark on our judicial system. There is
सीरियस, मैं कहता हूं कि एक ऑब्जर्वेशन, रिजर्वेशंस ऑफ योर, जिस तरह मैंने पहले कहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, they will not want to come to a country where your justice system is in question. ये आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये करना है on a regular basis, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो एक बंदा था यहाँ जब पाकिस्तान छोड़ के गया तो उसने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज होगा, और यही हो रहा है इस वक्त। अगर आपने इसको हर चीज को मैनिपुलेट करना है, किसी चीज को भी आपने टेम्पर करना है टू हैव योर ओन लेट्स से बेनिफिट्स, तो फिर उसके अंदर आपका तो चलो हो जाएगा, कोई भी होगा। और मैं मरियम की अगर बात करता हूँ, वो पूरा अपना लकूना जो भी कानून में लकूना होता है, एक डिफेंस वो लेता है लकूना, लेकिन यहाँ it is not the prosecution or the defense on trial, it is your judicial system which is on trial, it is your judge which is on trial, and आपने उसको देखना है कि उसकी जजमेंट किस तरह आती है, is he fair, is he not fair, क्योंकि आपने तो देखो ना, ऑब्जर्व करना है। अब लॉयर्स हजारों बार बैठे में, आपके बड़े लायक बैठे में, आपके जो लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, तो वो भी तो है ना, who understand the rule of law and justice system। तो जब वो देखते हैं कि अगर आपके डिसीजन तरह के आ रहे हैं, तो सर you go down in history not as a colorful person but as a very disgraced person। मैंने जब इंटरव्यू किया जस्टिस नसीम हसन शाह को, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया था 91 में। हाँ जी हमने कर दिया था। मैंने जी फिर जी मुझे बताएं कि फिर भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। हाँ वो गलती होगी, वो हमारे पे प्रेशर आ गया तो हमने फिर प्रेशर के साथ ये किया, बट आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ इट। मेरे पास अभी तक वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब द क्वेश्चन इज, बाद में उसका एतराफ कर देना, एक बंदे को फांसी लगा के तो फिर उसको कहना यार गलती होगी, हम प्रेशर पे थे, तो दैट डजंट स्पीक मच अबाउट योर जस्टिस सिस्टम एट ऑल। सो मैं समझता हूँ कि आप जो काम करो, वो कायद आज़म के 11 अप्रैल 1948 की जो स्पीच है कि एवरी पर्सन मस्ट डू देयर ड्यूटी डिलिजेंटली नो मैटर हु इट इज। आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके चलना है एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी। तो अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये चीज़ों के, लेकिन उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के मामलात यहाँ शायद ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कंवल शोज़ेब साहबा, इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च के, वो कह रहे कॉल आने वाली है, खान साहब ने कहा, तो क्या इसी हफ्ते, अगले हफ्ते ज़िमनी इलेक्शन के बाद, क्योंकि कॉल की तैयारियाँ, लेकिन आपके खिलाफ तो अब वो नए केसेस की तैयारियाँ हुकूमत कर रही है। आपको इस्लामाबाद में रोकने से पहले उन्होंने बड़ी भरपूर तैयारियाँ राना सनाउल्लाह साहब ने की हैं। फिर मार्च है या अभी तवील फिर से इंतजार है कोई? देखिए, मैं पहले जो बात की है ना अजहर सदीक भाई ने और पीजे मीर साहब ने, मैं उस पर एक कॉमेंट करके फिर आगे बढ़ जाती हूँ। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसको इंडोर्स करती हूँ। ये जस्टिस सिस्टम ये नहीं होना चाहिए कि मरियम नवाज को रिलीफ दिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान की हुकूमत ही बदल दी जाए, उन्हीं का ही अटॉर्नी जनरल खड़ा हो जाए, नैब में भी उन्हीं का ही कोई स्टूज लगा हुआ हो, इलेक्शन कमीशन में भी उनका ही स्टूज बैठा हुआ हो। तो मरियम नवाज को जब इंसाफ मिले तो फिर उन्हीं की मर्जी के सहाफी जो है वो तालियां बजा बजा के कहेंगे जी आज तो इंसाफ की जीत हो गई है। अदालतों का काम ये है कि किसी दौर में भी हो, कोई भी हुकूमत बैठी हुई हो, अदालत में तो कानून देखना है ना, हकाइक देखने हैं, और उन्होंने ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कोई ताकतवर किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की बिगड़ी हुई लाडली बेटी आई है या कोई साइल, उनके सामने तो सब एक बराबर है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, खान साहब को भी तो लाडला ही कहते हैं, वो खान साहब को लाडला कहते हैं। वो साफियों जिनकी बात कर रही हैं, ये लफ्ज़ उनके दिए हुए हैं, या जो भी बोले वो कहते हैं उनको भी रिलीफ मिल जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। पिछले 38 साल से जी पाकिस्तान में अगर कोई लाडला या लाडली है तो वो शरीफ फैमिली है। इस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले हैं और असल में उन्हीं के ही लाडले हैं, तो इसलिए सबके लाडले हैं। इमरान खान को इसलिए रिलीफ मिल जाता है क्योंकि वो आइन और कानून पे फोकस रहते हैं और वो कोई ऐसे 2 नंबर काम नहीं करते जो ये करते रहे हैं, इसलिए उनको रिलीफ मिलता है। क्योंकि पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ ढूंढ के निकाल के ले आए, जब निकाल नहीं पाते तो क्या करेंगे। सही। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, फिलहाल तो हम नीचे से टॉप कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो अच्छा, मैं आपसे जो बिल्कुल लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सवाल है जी, तो वो क्या तैयारी पहले से ही मौजूद थी और तैयारी हमारी जारी भी है। खान साहब किसी वक्त भी 24 घंटे खान साहब किसी वक्त भी 24 घंटे 7 दिन
किसी टाइम भी वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, हम निकल पड़ेंगे। अवाम हमसे ज़्यादा तैयार है, अवाम पहले से तैयार है, इन्होंने ट्रेलर करके देख लिया है। जहाँ तक केसेस की बात है तो देखें वो बुज़दिल लोग हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात बता दी थी। ये सारा सिस्टम जो लपेट के इन्होंने नया ये पूरी रिजीम चेंज का ड्रामा रचा के और जिन लोगों को कठपुतलियों को बिठाया है इस निज़ाम में, उनका मकसद ही यही था कि किसी तरह इमरान खान और उसकी जमात को दीवार से लगा दो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर जाए, कहीं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.1 जो है अगले 10 साल इसमें ऊपर ना चला जाए, कहीं पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना चल पड़े, कहीं पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के रिकॉर्ड ना ब्रेक करने शुरू कर दे, कोरोना से बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया से शाबाशें आनी शुरू हो जाएं, पाकिस्तान जो है वो उसकी रेटिंग जो है वो पॉजिटिव में जानी शुरू हो जाए, फैटफ की लिस्ट से बाहर ना आ जाए। तो ये तो माशाल्लाह इन्होंने पूरी कोशिश इसलिए की है कि कहीं इस तरफ पाकिस्तान चला गया, आवाम बाशऊर होगी तो फिर इनको कौन पूछेगा। इन्होंने जो यहाँ पर मुगलिया हुकूमत अपनी कायम की हुई है, सल्तनत जो शरीफिया और जरदारी है, उसको कौन पूरा करेगा। आपने देख लिया सिंध में सैलाब के बाद वहाँ पे अवाम में इतना शऊर आ गया कि इनके दिए हुए थैलों को वो लेना नहीं चाहते हैं। अवाम को आप कितना अरसा जुल्म की चक्की में पीसेंगे। वो बनी इसराइल एक ज़माने तक चक्की में पिसते रहे, आखिर वो उनके लिए भी तो अल्लाह ने निजात दहिंदा भेज दिया था ना। ये क्या समझते हैं अपने आप को, ये फिरौन से भी आगे चले जाएंगे। ये जो सिस्टम की मैनिपुलेशन करके अपनी 2 नंबरियां जितनी बचाना चाहते हैं बचा लें। लेकिन आपको बता रही हूँ कि 22 करोड़ का अवाम का ये मुल्क है, ये मजाक तमाशा नहीं है। सही यहाँ पर अगर यही निज़ाम इस तरीके से ये चलाते रहेंगे, ये अवाम को इन्वाइट करें, उनको आवाज़ार पहले ही कर दिया है, महंगाई से आवाम तो इनवाइट हो चुके हैं ना। कमल शोजब साहबा, आवाम में एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है टोटल दीवार से लगा वो इनवाइट होके वो आ चुका है इस्लामाबाद। वो है किसान। हम ब्रेक लेते हैं जी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीजे मीर साहब आपका भी, और शुक्रिया अदा करूंगा अजहर सिद्दीक साहब आपका भी। हमें ब्रेक लेना है। कमल शोजब साहब हमारे साथ हैं, हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। किसानों के हवाले से बात होंगी जो मुसलसल 6 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हैं लेकिन हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तकरीबन 6 दिन गुजर गए, अभी तक इस्लामाबाद की सड़कों पर किसान अपने मुतालिबात के लिए मौजूद है। गंदम की बिजाई का इस वक्त है, लेकिन जो उन्होंने फसलों में होना चाहिए था वो अपने मुतालिबात के लिए हुकूमत के पास है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 1.5 साल पीछे ले जाऊँगा, जब इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा शिकायत की गई कि किसानों के बड़े मुतालिबात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हमने ये देखा कि जनूबी पंजाब तक इमरान खान वहाँ पहुँचे जहाँ पर शायद ठीक से उर्दू भी किसान नहीं बोल पाते थे, उनसे उनकी मुलाकातें हुई। फिर इमरान खान ने उनको वहाँ भी बुलाया और एक किसान, मुझे आज तक जुमले याद हैं उनके, उन्होंने कहा कि वो रोने लग गए। उन्होंने कहा आज तक हमें इस तरह से इज्जत नहीं दी गई। किसान वो जिस धरती का सीना चीर कर पूरे मुल्क के लिए गंदम उगाता है, चावल उगाता है, फसल बनाता है कि इस मुल्क को चलाया जा सके, लोगों के घरों में राशन पहुँच सके, उसको कभी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन फिर वक्त भी बदला, हुकूमत भी बदली और किसान आज इस्लामाबाद की सड़कों पर है। हम ताज़ा तरीन वहाँ सूरत हाल जानेंगे। फिर कमल शोजब साहबा खुद भी जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ रहा है, हम ताल्लुक़ है बल्कि उनसे भी बात करेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी रही हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे कि क्या उस वक्त काम किया और अब क्या हो रहा है। अल्लाह दिता हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस्लामाबाद में। एडी, क्या सिचुएशन है? 6 दिन गुजर गए, आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, किसान एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत कुछ बात कर रही है कि नहीं कर रही आज भी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 6 दिन हो चुके हैं और किसान भी अब ये धरना देकर तंग आ चुके हैं, क्योंकि 6 दिन से हुकूमत उनको लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन अभी तक डेडलॉक इसी तरह बरकरार है। आज का दिन दिया गया था कि शाम 4 बजे तक इनको मुज़ाकरात करके कमेटी जो बनाई हुई थी उनके ज़रिए नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन अब टाइम आप देख लें, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई हुकूमती नुमाइंदे इनके पास नहीं आए हैं। 6 बजे का अब टाइम दिया जा रहा है कि कमर ज़मान कह रहा इनके पास आएंगे, लेकिन वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो इनके पास
ये नोटिफिकेशन लेकर आएंगे, बिजली का टैरिफ कम होगा या किसानों को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन किसान जो इधर बैठे हैं वो बिल्कुल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ भी किसान मौजूद हैं, इनके ज़रिए भी आपको मैं सुनवा देता हूँ। बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते क्या आप लोग वापस जाओगे या कब तक धरना दोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक हम इधर ही रहेंगे और हमारे मज़ीद जो किसान हैं वो इधर इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। अगर फिर भी इन्होंने कोई खातर खा में कोई जवाब ना दिया तो हम एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का जो प्लान है वो हमने बना रखा है, वो हम उसके ऊपर दूसरा अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल, किसान अगला लाए अमल देंगे, बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर किसानों का कहना है कि बिजली के टैरिफ में कमी नहीं होती और अगर हुकूमत हमें आप रिपोर्ट कर रहे थे, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इतना बड़ा टैरिफ जो है वो किसान नहीं बर्दाश्त कर सकता कि 40,000 की वो बिजली इस्तेमाल करे और 1 लाख उसको सिर्फ टैक्सेस की सूरत में हो। कमल शोज़ेब साहिबा, ये किसानों का मामला है, इस वक्त आप भी जानती हैं रबी की फसल है, वहाँ होना चाहिए, किसान सड़कों पर है, हुकूमत सिर्फ आपके खिलाफ केस ही कर रही है, किसान है वो परेशान है, हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी है, 40-42 हज़ार का बिल उनके घरों में आ गया। मतलब सिर्फ आपके खिलाफ ही उन्होंने चलना है, हुकूमत कहाँ चली गई? किसानों का नहीं सोच रही, ताजरों का नहीं सोच रही, तो किसका सोच रही है? कमल शोज़ेब साहिबा से मेरे ख्याल में रब्ता दोबारा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कमल शोज़ेब साहिबा से। अच्छा, एक चीज़ अल्लाह देता, इस वक्त जो है वो किसान मौजूद हैं, कहा जा रहा था 4 बजे को ऐलान किया जाएगा कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो उसके हवाले से अभी कुछ इंतज़ार किया जा रहा है। कमर ज़मान कायरा आएंगे तो उसके बाद ही कोई मामलात होंगे। जो वज़ीर ख़जाना बार बार कह रहे थे उनसे नहीं वो बात हुई? इतना बताना चाह रही हूँ कि जिस वक्त ये हुकूमत मिली, एग्रीकल्चर की अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो एग्रीकल्चर लिटरली 0 पे खड़ा हुआ था। ये नून लीग की हुकूमत जब भी आती है ये किसान दुश्मन हुकूमत है। इन्होंने कभी किसानों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। ये सिर्फ अंडा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने अनु, ये एक दूसरे के साथ जो है ना ये भाईचारा करते हैं और अवाम को हर जगह, चाहे आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री देखें वो भी बंद थी और ये एग्रीकल्चर टोट खड़ा था। अब जो आपने बात की मैं सिर्फ उसी से आगे करूंगी कि इमरान खान साहब ने पीएम ऑफिस में बुला के पहली दफ़ा किसानों के साथ मीटिंग्स की थी और आपने देखा है कि उस वक्त किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बात बरमला कही कि हमें किसी ने तो इज्जत दी है। उसके बाद हमने सब्सिडी दी, 50% हमने बिल्स जो है उन पर सब्सिडी दे दी थी किसानों को, खाद पे हमने उनके लिए सपोर्ट की। उसके अलावा हमने उनकी मदद इस तरीके से की थी कि हमने उनको हर जगह सपोर्ट की, उनको सपोर्ट प्राइसेस दी, कंट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको रिजॉल्व किया था। उसका नतीजा क्या निकला? 1100 अरब रुपया पिछली दफ़ा 6 बम्पर प्राइसेस ये क्रॉप्स हुई थी, 6 हमारी जो फसलें मेन है उन पे 1100 अरब रुपया किसानों के पास गया। लेकिन उसके बदले में जब ये चोर हुकूमत आई तो पाकिस्तानियों का 1100 अरब रुपया इन्होंने नैप को ख़त्म करके अपनी जेबों में डाल लिया है। आज हर कोई हलकान है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, पर यूनिट इन्होंने 75 रुपए जो है वो इजाफा किया। मुझे बताएं कहाँ से, हमसे नहीं पूरे हो रहे पैसे। कमल साहब आप पर ये इल्जाम भी तो आप हुकूमत लगाती है। जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो तो मिडिल क्लास तो पाकिस्तान से खत्म हो गई है। तो आप वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं आप पर कि आपने किसानों को सब्सिडी दी, किसानों के लिए जो सहूलियात पैदा की वो हुकूमत ने कह रही है कि आपने इस मुल्क की तबाही कर दी मुआशी तौर पर। किसान खुश था, इस मुल्क का शहरी खुश था, लेकिन वो कहते हैं आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, मुल्क की तबाही कर रहे थे। अब उन्होंने आके वो सब्सिडियाँ ख़त्म की हैं तो अब किसान रो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुल्क अब बेहतरी की जानिब जा रहा है। तो मुल्क किसका नाम है अगर किसान या आम आदमी रो रहा है इस वक्त? तो वो जो बेहतरी की बात हुकूमत कह रही है वो, और जो आपने तबाही की थी आम आदमी और किसान खुश था, वो क्या था? ये मुल्क और आवाम क्या अलग अलग कुछ चीज़ है? जी जी मैं आपको बताती हूँ। पहले था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अब है ये इस्लामी जमहूरिया शरीफिस्तान और जरदारिस्तान। इस वक्त ख़ानदान शरीफिया और जरदारिया बहुत खुश हैं, बाकी जो पाकिस्तानी अवाम है वो समेत हमारे और आपके हम सब रो रहे हैं।
पहले टेक्सटाइल वाले आप पूछने बुला के स्टैटिस्टिक्स में बात कर लें। टेक्सटाइल पहली दफा पाकिस्तान में इतना चली कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। पूरी दुनिया बंद थी कोरोना की वजह से, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने आउट परफॉर्म कर दिया। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे इमरान खान के जाने के बाद इस हुकूमत ने माना कि हाँ ग्रोथ रेट 6.1 पे चला गया था, हमें मिला 0.2% पे था। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, वो ड्रॉप कर गई है। आपकी जो उस टाइम की महंगाई थी और आज की महंगाई तो पिछले 70 सालों में नहीं हुई। इस वक्त तो 57% से भी ज़्यादा की महंगाई है, जो पिछले 50 सालों में आपका ना CPI और ना ही SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आम खाने पीने की अशिया तो इस वक्त नापैद हुई है। आप टमाटर इस वक्त 800 रुपए किलो भी मिला है, ऊपर से आ गए फ्लड्स। हमारे दौर में कोरोना आया था, इन्होंने कहा सारा मुल्क बंद कर दो। इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरी आवाम भूख से मर जाएगी, मैं नहीं बंद करूंगा। कितनी बातें सुनाई थी, ये बिलावल ने आके कितनी असेंबली में तकरीरें की थी, ये नून लीग वाले कितना शोर मचाते थे। ये क्राइम मिनिस्टर तो वापस ही इस चक्कर में आ गया था कि कोरोना पे जाके सियासत करूंगा। तो आपको मैं तो फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूँ, मैं कोई हवाई लेकिन अब इसी हुकूमत में रहकर जो किसान है कमल साहबा, वो खासा इस वक्त परेशान है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमल शोजब साहब आपका भी। एडी खान हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।